हाय बच्चों, वेलकम टू मावंती फेलोज। सो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों के स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जो आप लोगों का 11th में ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप लोग अपना रफ नोटबुक यहाँ पे लेके बैठे, एज वेल एज आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक्स भी यहाँ पे लेके बैठे। हो सकता है देयर माइट बी सम क्वेश्चंस जिनमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्किप दोज क्वेश्चन एंड जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम था डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे भी जंप कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि आप लोग प्लीज एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर करने वाले हैं कि अगर हम लोगों को कोई क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट से मिलता है तो हम लोगों को कम से कम टाइम में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सो दैट आप लोगों को बायो से टाइम बचा के केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगाया जाए। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना। एंड आई एम शिवानी अग्रवाल एंड आई एम अ बायोलॉजी टीचर इन अवंती फेलोज। सो आप लोगों को मैं आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन जो आप लोगों के ने टेस्ट में अटेम्प्ट किया है उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से है। अब इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने सिंपली देखा होगा कि ये एग्जैक्टली सेम डायग्राम हम लोगों की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्या, ये दिस इज योर राइट पेक्टोरल गर्डल आपको दिया हुआ है एंड आपका अपर आर्म दिया हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने 1 2 3 4 नंबरिंग दिया हुआ है। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे करेक्ट लेबलिंग्स को आइडेंटिफाई करना है। सो वन लेबलिंग इज योर, ये आपका टू कर वाली लेबलिंग है जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, दिस इज योर क्लैविकल। सो वन शुड बी क्लैविकल, तो वन क्लैविकल है, तो इस बेसिस पे मेरा हो गया ऑप्शन करेक्ट, ए होना चाहिए। चलो बाकी भी देख लेते हैं। टू, ट्राइंगुलर शेप बोन, दिस इज स्कैप्यूला। तो देखते हैं सही हो रहा है नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली सही हो रहा है। थर्ड इज योर ह्यूमरस, ह्यूमरस है या नहीं है चेक करो जल्दी से, है। एंड आपके थंब की साइड कौन सी बोन होती है, रेडियस। एंड दूसरी साइड होती है आपकी अल्ना। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को तो कर ही लिया होगा, इसमें तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं आया होगा। ऐसा कुछ आप लोगों की एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है, क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, आपका थंब की साइड वाला, देन अल्ना, फिर आपके यहाँ पे 8 कार्पल्स आते हैं, 5 मेटाकार्पल्स आते हैं, देन 14 phalanges आते हैं आपका। दिस इज योर राइट पिक्टोरल गर्डल। क्लियर, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आप लोगों का क्वेश्चन था। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है। व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पुअर रीनल एब्जॉर्प्शन, अब इसका मतलब क्या है। पुअर रीनल एब्जॉर्प्शन मतलब आपकी जो रीनल है, रीनल इज रिलेटेड व्हाट, किडनी, वो आपका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। अब अच्छे से नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपका जो यूरिन है वो सब पास आउट हो रहा है, लाइक जितना लिक्विड्स वगैरह है वो सब। तो इट मीन यूरिन कैसा आया हुआ है आपका, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है इन दिस केस। जब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं डाइयूरेसिस। बोलता है नहीं बोलता है। तो जब आपका पुअर रीनल एब्जॉर्प्शन होगा तो उस केस में क्या होगा, डायूरेसिस होगा। तो अब क्वेश्चन में बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प इन मेंटेनेंस। अब ऑब्वियसली डायूरेसिस हो रहा है तो बहुत ज्यादा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो गया है। तो कौन सा हेल्प नहीं करेगा, क्या हम एडीएच के सिक्रीशन को बढ़ा दें। एडी ऑब्वियसली, व्हाट इज एडीएच देख लेते हैं पहले। ADH इज अ हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब आप लोग समझ गए होंगे इस हार्मोन का फंक्शन क्या है। हमने अभी बोला कि रीनल एब्जॉर्प्शन से क्या हो रहा है, डायूरेसिस हो रहा है, और ये हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, एंटी डायूरेटिक, डायूरेसिस के अगेंस्ट काम करेगा। तो यही तो कराना है हमको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। लेकिन हमसे पूछा हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो रहा है, तो ये तो कोई हेल्प ही नहीं करेगा हमारे रीनल एब्जॉर्प्शन को सही करने के लिए, ठीक है। इंक्रीज एट्रियल प्रेशर इन किडनी, इंक्रीज एट्रियल प्रेशर, अगर हमने क्या करा, जो किडनी है उसके अंदर एट्रियल प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। ये आपके रीनल, पुअर रीनल एब्जॉर्प्शन में कोई हेल्प नहीं करने वाला है। डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर इन द किडनी, ऑब्वियसली ये हेल्प करेगा पुअर रीनल एब्जॉर्प्शन में, ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सो विल नॉट में आपका आएगा सी ऑप्शन।
इंक्रीज एट्रियल प्रेशर इन किडनी, किडनी के अंदर जब एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस होने लगता है। क्लियर? चलो यहाँ तक हमको समझ में आया। नेक्स्ट आता है यही जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया ना, इसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा समराइज मैं आप लोगों को और अच्छे से दे देती हूँ। कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो केसेस होते हैं, एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, एक आपका डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली कंडीशन कैसी है, डायूरेसिस, पुअर रीनल एब्जॉर्प्शन की वजह से है। तो हमने यहाँ पे क्या करा दिया, एडीएच का सिक्रीशन करा दिया। एडीएच क्या करेगा, डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, ये हेल्प करेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी आपका क्या करेगा, वो भी आपका हेल्प, डिक्रीज हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एट्रियल प्रेशर जो है किडनी पे वो भी आपका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन द करेक्ट आंसर इज, इसके पीछे का लॉजिक हमको समझ आना चाहिए। तो एक बार फटाफट से इसको देख लो आप, जेजीए सेल, हर्ट और आपका हाइपोथैलेमस। हर्ट से एक हार्मोन रिलीज होता है एएनएफ। अब मैं आपको ये चीज यहाँ पे क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी के थ्रू हो जाएंगे। एएनएफ इज योर एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, जो कि आपका कहाँ से रिलीज होता है, आपकी हर्ट की एट्रियल वॉल से रिलीज होता है। इसका फंक्शन होता है ये आपकी ब्लड वेसल्स का डायलेशन करता है, ब्लड वेसल्स को खोल देता है। तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, तो उसके अंदर से पास होने वाला ब्लड के ऊपर कम प्रेशर लगेगा, तो इट मीन ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी ये डिक्रीज करेगा। ठीक है। जेजीए क्या होता है, जेजीए जस्ट अ ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, जो कि आपका किसके थ्रू बनता है, ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल से बनता है, एफरेंट आर्ट्रियोल से बनता है, प्लस किससे बनता है, आपका डीसीटी से बनता है। ये अपने अंदर से क्या रिलीज करता है, ये अपने अंदर से जेजी सेल्स रिलीज करता है। ये जेजी सेल्स क्या करते हैं, टू रिलीज रेनिन, रेनिन इज अ एंजाइम, अपने अंदर से एक एंजाइम रिलीज करता है। रेनिन का काम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको एक्टिवेट कर देता है एंजियोटेंसिन 1। देन आपका एंजियोटेंसिन 2 आपका ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। देखो एक डायलेट कर रहा था, वैसो डायलेटर था, और ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वी कैन कॉल इट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर ना। कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या हुआ, ऐसे पतला बना रहा है, पतला बना रहा है, तो अंदर से जो ब्लड जा रहा था उस ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन को भी एक्टिवेट करता है कि वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज हो, और जो आपका डीसीटी है वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर पाए, फटाफट बहुत सारा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कर पाए, सोडियम आयंस, वाटर, इन सबका। अब इन सब का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा था वो नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आने लग जाएगा। सेम केस आपका यहाँ पे होता है। ये सब कब वर्क करता है, जब आपका ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है। जेजीए सेल्स भी और आपका हाइपोथैलेमस वाला भी, ये कब काम करता है, जब आपका ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा होता है। मतलब आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है बहुत ज्यादा, आपकी बॉडी में बहुत सारा पानी है, तो वी वांट की डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो। तो डाइल्यूट यूरिन अगर प्रोड्यूस करना है तो हम लोगों को ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराना पड़ेगा, और अगर हम लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए हाइपोथैलेमस और जेजी वाला फंक्शन वर्क करेगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है जो रिलीज करता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो अभी समझा है, डायूरेसिस के अगेंस्ट। ये भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, पतला करेगा, ब्लड प्रेशर को हाई करेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, जीएफआर सब इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट आगे आपको आने वाला है काम। करेक्ट आंसर हमारा सी था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम किडनी, किडनी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, बहुत सिंपल है, देखो जरा जल्दी से। एएनएफ, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, अभी बताया कहाँ से सिक्रीट होता है, हार्ट से सिक्रीट होता है। एल्डोस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट होता है, एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। गेस्ट्रिन सिक्रीट कहाँ से होता है, जीआईटी से सिक्रीट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। एरिथ्रोपोइटिन द हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम किडनी, जिसका फंक्शन होता है एरिथ्रोपोइसिस करना। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट 34, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से। इस क्वेश्चन को कराने से पहले आई शो यू इमेज, मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाना चाहती हूँ। ये आप लोगों का एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आप लोगों की क्रेनियल बोन्स। तो हमारे पास क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो टोटल 8 बोन्स होती हैं।
ठीक है। अब 8 बॉन्ड्स को याद रखने के लिए सिंपल होता है SOFETV। S फॉर स्फिनॉइड बॉन्ड, O फॉर ऑसिपिटल बॉन्ड, F फॉर फ्रंटल बॉन्ड, E फॉर एथमोइड बॉन्ड, नहीं दिखाया हुआ इन्होंने यहाँ पे, T फॉर टेम्पोरल बॉन्ड, V फॉर वूमर बॉन्ड। सोफे एक बीच में रह गया P, नॉट वूमर। ये वूमर वाली अभी मत लिखना है यहाँ पे, ये आपका दूसरे उसमें आएगी, फेशियल के अंदर काउंट होगी। तो आप ऐसे लिख लो, फ्रंटल, ऑसिपिटल, ई एथमॉइड, पी पेराइटल, टी टेम्पोरल। ठीक है। सोफे पर टीवी, सोफे पर टीवी, सोफे सोफे सबके घरों में एक एक होता है, तो जितनी भी ये बोन्स है सबका काउंट एक एक है। और पैर पर कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा बैठ सकते हैं, तो इनका काउंट आपका 2 होता है। तो अब जरा देख लेते हैं, सबसे आगे जो आपका फ्रंट फेस पे है वो फ्रंटल, फिर उसके बाद पेराइटल, और साइड साइड में ऑसिपिटल, और सबसे बैक में टेम्पोरल। अब इसी बेसिस पे आप लोग जरा इसको हाईलाइट करो। ए इज व्हाट, ए इज फ्रंटल, तो फ्रंटल ए का होना चाहिए, ए शुड बी 1। A1 किस में दिया हुआ, ए ऑप्शन में और डी में, बाकी 2 एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। सी को हम देख लेते हैं, सी साइड वाला ऑसिपिटल, तो सी क्या होना चाहिए, सी शुड बी 3rd। नहीं नहीं, साइड वाला कौन सा है हमारा, ऑसिपिटल है, कौन सा है बताओ जल्दी से। ऑप्शन में थोड़ा सा गलती दिया हुआ है यहाँ पे, ये साइड वाली जो है ना ये ऑसिपिटल बॉन है, तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन आना चाहिए। एक सेकेंड एक सेकेंड, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया हुआ ऑप्शन में, या क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि हमने देखा सी वाला जो है ये इट शुड बी ऑसिपिटल बॉन, तो सी ऑसिपिटल, तो सी क्या होना चाहिए 3rd, यहाँ पे कहीं पे 3rd नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने इसको 2nd मार्क किया हुआ है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। डी क्या है, डी आपका होना चाहिए टेम्पोरल, तो डी होना चाहिए 2nd, तो यहाँ पे डी 2nd, तो आप किसी में भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे डी को 2nd कर लो एंड सी को आप 3rd कर लो, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे कर लो, तो आपका ए और डी में से कोई भी एक ऑप्शन बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। ठीक है। अब जिस भी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी, अब उनको क्लियर हो गया कि क्या गलती थी एग्जैक्टली क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ए या डी में से कोई एक हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द जिस टाइप से आप करेंगे। बट द मेन थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। आगे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग, बॉडी पार्ट दिया हुआ है और वो बॉडी पार्ट के अंदर किस टाइप की मसल पाई जाती है वो दिया हुआ है। सिंपल, आपकी जो हार्ट वॉल है उसके अंदर कैसी इनवॉलेंट्री कार्डियक मसल्स होती हैं, जो कि अनस्ट्राइटेड नहीं स्ट्राइटेड होती हैं, सो ये तो इनकरेक्ट है। बाइसेप्स जो होते हैं आपके पास वो स्मूथ मसल से नहीं बने होते, वो आपके वॉलेंट्री होते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। फिर आता है इरस, इरस क्या है, इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज डी हियर। सी एंड डी क्यू हमने लिखा हुआ है, देखो अब यहाँ पे अब ये भी एक टाइपिंग एरर था जो मुझे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एब्डोमिनल जो वॉल्स होते हैं स्मूथ मसल्स ही होती हैं, बट यहाँ पे अगर हम इससे पहले इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री ऐड कर दें तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं ऐड करना चाहोगे सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ये अगेन टाइपिंग एरर है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मार्क द कॉलम फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोटिंग रिब्स कौन सा होता है, अब आपको पता ही है कि आपकी जो रिब्स होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं। 12 पेयर्स में से फर्स्ट पेयर से लेके 7th पेयर तक की जो होती हैं वो होती है आपकी ट्रू रिब्स, देन आपका 8th 9th एंड 10th वाली रिब्स है उनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, एंड देन 11th और 12th रिब्स आर योर फ्लोटिंग रिब्स। अब इनका नाम ऐसे क्यों रखा, ट्रू रिब्स को हमने ट्रू इसलिए बोला बिकॉज वो आगे की साइड से वेंट्रली कनेक्टेड है, किसके थ्रू, स्टर्नम के थ्रू, जो मैंने अभी आप लोगों को पहले भी बताया है। और डॉर्सली पीछे साइड आपके कनेक्टेड है किसके थ्रू, आपकी वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। फॉल्स रिब्स हैं जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ डॉर्सली कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये आपकी 7th रिब से अटैच्ड है, 7th रिब से आगे की साइड से अटैच है। फ्लोटिंग वाली सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल, ये किसी और दूसरी रिब से भी अटैच नहीं है, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से फ्लोट करती हुई दिखाई देती है, जिनका मेन फंक्शन होता है किडनी को प्रोटेक्ट करना। तो हम यहीं से देखते हैं फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं, डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, किसी भी रिब्स के थ्रू या डायरेक्ट कनेक्ट में नहीं होती है। तो ए का आंसर होना चाहिए 4th।
तो ये फोर्थ में हमारा करेक्ट आंसर डी हो गया। क्लियर। स्कैपुला कहाँ होता है? स्कैपुला आपका हमने पढ़ा था ना, ट्राइंगुलर शेप बोन है स्कैपुला एंड क्लेविकल। या फिर आपका स्कैपुला कहाँ पे प्रेजेंट? सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी ने लिया हुआ है। एक्रोमियन क्या पार्ट है आपका? एक्रोमियन आपका क्लेविकल, जहां से क्लेविकल आपका आर्टिकुलेट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज एक्रोमियन। और ग्लिनोइड कैविटी जहां से आपका ह्यूमरस अटैच्ड होता है, दैट पार्ट इज नोन एज ग्लिनोइड कैविटी। क्लियर। करेक्ट इज डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज फॉर्म्ड बाय। अभी ये मैंने आप लोगों को जब सबसे स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट बनाया था वहां पे बताया था कि जो आपका JGA है ये किस किस से बना हुआ है? ये आपका बना हुआ है एफरेंट आर्ट्रियोल से और आपका DCT से, जिसका काम होता है JG सेल्स रिलीज करना, और ये सेल्स अपने अंदर से एक एंजाइम रिलीज करते हैं रेनिन। रेनिन का फंक्शन समझ में आया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और 1 को 2 में, फिर 2 अपना फर्दर फंक्शन दिखाता है। ये रहा आपका, देखो यहाँ से एफरेंट, और एफरेंट की ही सेल्स ने मॉडिफाई होके आपका किसके साथ? DCT के साथ यहाँ पे JG सेल्स को फॉर्मेशन किया। सो द करेक्ट आंसर इज एफरेंट आर्ट्रियोल और एक आपका DCT। करेक्ट आंसर ए होना चाहिए यहाँ पे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज शेयर्ड बाय यूरिया यूरिक एसिड कॉमन। इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया इन तीनों के अंदर क्या क्या कॉमन है? तीनों नाइट्रोजनस बेस्ड है। दे ऑल नीड, नहीं अमोनिया, सिर्फ अमोनिया को सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, देन यूरिया को और सबसे कम यूरिक एसिड को। क्या इक्वली टॉक्सिक है? नहीं, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, देन यूरिया, देन यूरिक एसिड। किडनी के थ्रू प्रोड्यूस होता है? नहीं, आपका जो यूरिया होता है ये लीवर की हेपेटोसाइट सेल्स प्रोड्यूस करती है, तीनों नहीं। तो आपका ट्रू कौन कौन सा है? फर्स्ट ट्रू है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही है ना ट्रू? हाँ, सिर्फ फर्स्ट ट्रू है, सो करेक्ट इज बी ओनली। क्लियर। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन देखने में, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। किडनी हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल, हमारी बॉडी के अंदर जो यूजफुल है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है, और जितना वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर देती है। 20% जो है हार्ट का आउटपुट उससे आता है, हार्ट से 20% वो ब्लड आता है, फिर उसको फिल्टर करती है। एज मच जितना आपका हार्ट और ब्रेन के पास टोटल जाता है उसको ऑलमोस्ट 20%। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कभी भी आपकी नेफ्रॉन नॉट रीअब्सॉर्ब, कभी रीअब्सॉर्ब नहीं करती, उसको एक्सक्रीट ही करती है? अमाइनो एसिड, यूरिया, वाटर, ग्लूकोज क्या होता है? रीअब्सॉर्ब नहीं करती ऑब्वियसली। नेफ्रॉन यूरिया को क्यों रीअब्सॉर्ब करेगी? उसको तो उसको एक्सक्रीट आउट कराना है ना, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। अब आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिया हुआ है डेटा, अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड चेंज इन मसल फाइबर ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से समझना, दिस इज द पार्ट जहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या यही इनमें से कौन सा चेंजेस आएगा? ठीक है, वो हमको यहाँ पे समझना है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं एक डायग्राम के साथ। लेट्स मूव ऑन टू द डायग्राम। अब आप लोगों ने जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा होगा, तो ये जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम जिसमें आप लोगों ने ये पूरा एक यूनिट बनाया होगा, मस्कुलर यूनिट, जिसमें आपकी जो सेंट्रल लाइन होती है, दिस इज योर M लाइन, एंड साइड साइड में वी हैव Z lines. Distance between two Z lines is known as sarcomere. इसको भी बहुत ध्यान से समझ लेना, बिकॉज इसके बाद इससे बहुत क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है एक्टिन फिलामेंट, और ये आपका है कौन सा फिलामेंट? मायोसिन फिलामेंट। ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं थिन फिलामेंट, और ये आपका थिक। तो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे थिन और थिक दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इस दिस बेंड इज नोन एज ओ बेंड, या फिर इसको ओ जोन भी हम बोल सकते हैं। और एक ये पार्ट ये है, दिस वन पार्ट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, एक टाइप का बेंड प्रेजेंट है, तो वी कैन कॉल इट आई बेंड। आई स्टैंड्स फॉर आइसो, आइसो रिप्रेजेंट सेम, एक ही टाइप का बेंड प्रेजेंट है। और ये ओ बेंड है, ओ बेंड के अंदर थिन थिक दोनों है, ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग। एंड आपका वो रीजन, दोनों यहाँ पे देखना जरा, जिस रीजन में सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा? थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, तो ये वाला रीजन ओवरलैपिंग से हटा दो, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये आपका कौन सा पार्ट हुआ? दिस इज योर H जोन।
तो अब एक और बैंड बन जाएगा हमारा विच इज योर ए बैंड, ए फॉर एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसो मतलब डिफरेंट टाइप के बैंड, तो उसके अंदर एनाइसो में आपका क्या आ जाएगा, एक ये इधर वाला ओ बैंड और बीच में आपका ये एच जोन एंड इधर भी आपका ये ओ बैंड, ये पूरा मिला के बनेगा एक ए बैंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये जितना ये स्पेस है यहाँ पे, ये सारा का सारा स्पेस फिल्ड हो जाएगा। मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो, हमारे पास ये वाला जोन जो है ये एक फ्री जोन है, जिसमें मतलब हमारे पास स्पेस है कि इफ आई डू, ये आपकी दो जेड लाइंस हैं, इन दोनों जेड लाइन को मैं अंदर की साइड कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, तो ये जो गैप है, गैप फिल्ड अप हो जाएगा। कैसे फिल्ड होगा, ये जो लाइन है ये यहाँ से उठ के इधर की साइड आ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, ये इधर की साइड, तो ये गैप फिल्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा जो आई बैंड है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा या नहीं होगा, या नहीं होगा, डिसअपियर एग्जैक्टली हो जाएगा। और जो हमारे पास ये एच जोन है यहाँ पे, एच जोन इज व्हाट जोन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई पार्ट बचेगा ही नहीं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थिक हो, सारा का सारा ओवरलैपिंग में आ जाएगा। दोनों जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, जो सेंटर की लाइन है एम, ये भी एक टाइप से डिमिनिश हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने गैप दिखाया हुआ है, बट एग्जैक्टली गैप ये पूरा मर्ज होते हैं आपस में। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे सिर्फ थिक है, एच जॉइन गायब हो गया है, ये सेंटर एम लाइन है, दोनों जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस कम हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जरा हम लोग आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो हमको बोलते हैं एच जोन डिसअपियर, एग्जैक्टली डिसअपियर हुआ है। क्या ए बेंड शॉर्ट हुआ था, ए बेंड शॉर्ट नहीं हुआ था। ए बेंड इज व्हाट, जिसके अंदर आइसो एन आइसो दोनों है, मतलब सेम एक्टिन मायोसिन दोनों के दोनों है। क्या वो डिसअपियर हुआ था, शॉर्टन हुआ था, नहीं। आपका जो ए बेंड होता है वो कांस्टेंट रह जाता है। यही एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, ओ बेंड जो है क्या वो इंक्रीज हो गया था, ओवरलैपिंग, एग्जैक्टली ओवरलैपिंग वाला हम दिखा रहे थे ना, पहले छोटा सा था वो बड़ा हो गया। तो ए इज ट्रू एंड सी इज ट्रू। जेड लाइन क्या दूर दूर गए थे, नहीं, क्लोज आए थे जेड लाइन। एम लाइन डिसअपियर हो गया था, एग्जैक्टली डिसअपियर। तो हमारा करेक्ट ए सी एंड ए। तो इन दिस वे, सो आवर करेक्ट आंसर शुड बी बी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। ठीक है, करेक्ट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब हमको करेक्ट अनकरेक्ट पता करना, ध्यान से समझता है। ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक मतलब आई बैंड वो बैंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, इट मींस एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, क्या वो इलोंगेट हो जाता है, नहीं, वो तो डिसअपियर हो जाता है। तो ये आपका फॉल्स है। एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड, ऑब्वियसली न्यूरल सिग्नल से रिलीज होता है। मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट इज आल्सो नोन एज न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आपके एसिटाइल कोलिन, इट मींस न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। तो ये हमारा ट्रू है। तो इस बेसिस पे हम ऑप्शन से एलिमिनेट करें, इन्होंने फर्स्ट को ट्रू बताया हुआ है, नहीं भाई, यहाँ पे भी फर्स्ट ट्रू बताया हुआ है, यहाँ पे सेकंड, तो बी और डी में से एक होना चाहिए। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंड बाय एसएनएस बट नॉट सेंसरी, किसके थ्रू आता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है। ठीक है, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू लेक्टिक, एग्जैक्टली, अगर आप बार बार कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, एक्टिवेट कराएंगे मसल्स को, तो वहां पे फिटीग आ जाएगा, लेक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो हमारे पास सेकेंड ट्रू है एंड द फोर्थ वन इज ट्रू, सो द करेक्ट आंसर इज बी। आई होप समझ में आया क्वेश्चन आपको, करेक्ट इज बी। 42, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन। अब एक मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है ना, तो मेरे को एक बार आप लोग सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इस वीडियो के कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दोनों में जिसको डिफरेंस पता है, जैसे पता है हिंदी इंग्लिश, इट्स योर चॉइस, बट आई जस्ट वांट कि कितने बच्चों को पता है लोकोमोशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अभी से जल्दी से वीडियो को स्टॉप करो एंड कमेंट सेक्शन में टाइप करो जल्दी से। नेक्स्ट, अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, अब हमको बताने करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर डिक्रीज होगा, क्या इट कैन कोज ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं। व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, अब आपको ये पता होना चाहिए ना, जो कि फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा होता है ओल्ड एज में, इट इज द वीकनिंग ऑफ बोन्स।
बोन्स का वीकनिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बोन्स के अंदर जो कैल्शियम है, आई एम राइटिंग CO2, जो आपका कैल्शियम है वो कैल्शियम आपका बोन्स से निकल के कहाँ आना शुरू हो जाता है, ब्लड में। तो ऑब्वियसली आपकी बोन्स क्या है, वीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है बिकॉज आपका आफ्टर अ ओल्ड एज, जब आपका मीनोपॉज स्टार्ट होता है स्पेशली फीमेल्स के अंदर, तो मीनोपॉज के टाइम पे एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बोन्स बनाने की जो सेल्स होती हैं, ऑस्टियो क्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, उनकी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो एस्ट्रोजन को रिसेप्ट करते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग 12th क्लास में जाके पढ़ोगे, बट अभी आपको याद रखना ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स के अंदर होता है स्पेशली मेनोपॉज के बाद। एंड वो क्या क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर वीकनिंग ऑफ बोन्स होता है, कैल्शियम के अंदर जो है बोन्स के अंदर वहां से निकल के ब्लड में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो ये प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से नहीं, एस्ट्रोजन की वजह से होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, दिस इज फॉल्स। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड जॉइंट्स के अंदर जब एक्यूमुलेट होगा, क्या ये इन्फ्लामेशन कराएगा, एग्जैक्टली इन्फ्लामेशन कराएगा, दिस इज ट्रू। थोरेसिक वर्टिब्रा क्या 10 होता है, नहीं ये 12 होते हैं, फॉल्स। डिस्टेंस जॉइंट बिटवीन दो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, एनसीईआरटी ने डायग्राम में भी ये मेंशन करके दिया हुआ है, विच इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट, क्योंकि ये लिमिटेड मूवमेंट कराता है। फाइब्रस जॉइंट कहाँ पे होता है, आपकी क्रेनियल बोन्स में होता है, जो इमूवेबल होती है, लेकिन हमारी जो बैकबोन है तो फ्लेक्सिबल होती है ना, क्योंकि लिमिटेड मूवमेंट वो पॉसिबल कराती है। सो करेक्ट हमको बताना था, करेक्ट इज आर बी। क्लियर यहाँ तक। 43, the projections of the renal pelvis are called। अब इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम यहाँ पे अटैच किया हुआ है। दिस इज आर किडनी, किडनी के बाहर वाला पार्ट हमारा कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। तो यहाँ पे आपका जो मेडुला के अंदर छोटे छोटे कैलिस होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, जिसके अंदर ऐसे आपका वर्टिब्रल है ना, मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, बर्टिनीज होते हैं, ये सब आपने लोगों ने डायग्राम में पढ़ा होगा। तो रीनल पेल्विस के जो प्रोजेक्शंस है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज, ये आपका सारा प्रोजेक्शंस है, सब निकल निकल के ये प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कैलिसेस। क्लियर, डायग्राम एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है, वहां से भी ये चीज आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट द करेक्ट इज बी। 44, ध्यान से समझना है, द साइट एंड प्रिंसिपल मैकेनिज्म for the passage of glucose into the bloodstream in the human kidney is, मतलब आपकी जो ह्यूमन किडनी है वो आपके ग्लूकोज को उसका रीअब्जॉर्प्शन, अगर आपका यूरिन के अंदर वो आ गया है तो उसका रीअब्जॉर्प्शन आपके किडनी की नेफ्रॉन की कौन सी पार्ट कराएगी, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी कराता है, और वो भी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसके लिए उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। सो द करेक्ट आंसर इज पीसीटी, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर यहाँ तक, कलेक्टिंग डक्ट नहीं कराती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड वाटर और आयंस का रीअब्जॉर्प्शन कराता है सर। 45, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एन एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब हमको पता है साइनोवियल जॉइंट आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं, सेडल जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। अब साइनोवियल जॉइंट का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, दो बॉन्ड्स के बीच में, एग्जैक्टली एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट होता है, which is an example of synovial joint। नेक्स्ट देखते हैं, लिम्फ फिल्ड नहीं होता, साइनोवियल फ्लूइड होता है। फ्लूइड कार्टिलेज, कार्टिलेज का फ्लूइड नहीं होता है। फ्लूइड फिल्ड बिटवीन टू जॉइंट, दो जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड प्रोवाइड, लेकिन स्कल बोन में नहीं होता, स्कल बोन के अंदर आपका फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। डन यहां तक सबको। नेक्स्ट 46, अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, हमें टोटल बोन्स का नंबर बताना है। तो बोन्स में आप लोगों को पता है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम को हमने एक एक्सियल में डिवाइड किया होता है, एक आपका अपेंडिकुलर में किया है। एक्सियल के अंदर आपकी आती है टोटल 80 बोन्स, अपेंडिकुलर में आती है आपकी 126 बोन्स। ठीक है, इन 126 में से आपकी 30 बोन्स आपके लिम्स में होती है। लिम्स कितने हैं, दो हाथ दो पैर, तो 4, तो ये हो गई आपकी 120।
और बाकी 4 बोन्स आपकी शोल्डर में होती हैं और 2 आपकी हिप बोन्स होती हैं। तो ऐसे करके 126। एक्सियल में आपका प्रॉपर जैसे ये आपका बॉडी है, ये पूरा आपका स्कल, आपका क्रेनियल, फेशियल, आपका थोरेसिक में स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और आपकी सारी रिब्स, ये सब आपका एक्सियल के अंदर काउंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्रेनियल बोन्स होती हैं, क्रेनियल बोन्स आपकी 8 होती हैं। सो ए का आंसर क्या होना चाहिए? ए शुड बी पी। स्कल के अंदर, स्कल ब्रेन, स्कल के अंदर कितनी बोन्स होनी चाहिए? स्कल के अंदर आपका कौन कौन सा आता है? स्कल के अंदर आपका आपकी क्रेनियल बोन्स भी आ जाएंगी और आपकी फेशियल बोन्स भी आ जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आपका हाइयोइड बोन भी आ जाएगी, तीनों आएंगी ये। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल में टोटल कितनी है? 80। तो सी का आंसर क्या होना चाहिए? एस। तो देख लेते हैं, सी का आंसर एस ही है ना यहाँ पे, यही है। पर बी का भी इन्होंने क्या दिया हुआ है? 29 करेक्ट है, क्योंकि 8 प्लस और फेशियल में 12 +1, देखना कितना हुआ, यही हो गया। देन और क्या बचता है? हाँ, इसमें 6 और बॉन्स भी ऐड कर लेना। 6 कौन सी? ईयर ऑसिकल्स। अब हो जाएगा कंप्लीट। फेशियल 14, तो डी का क्यू। सो द करेक्ट आंसर इज सी। बताओ, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सिंपल बोन्स के काउंट है। नेक्स्ट, डायूरेसिस। डायूरेसिस इज बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, समझाया है मैंने आप लोगों को ये। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जब, और इसको रोकने के लिए हम एडीएच हार्मोन लेके आते हैं। एडीएच इज व्हाट? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा? आपका जो यूरिन का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा डायूरेसिस में। कॉन्सेंट्रेट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड थोड़े ना, सॉरी सॉरी, आई एम राइटिंग रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। डाइल्यूट यूरिन, सॉरी, डाइल्यूट यूरिन। तो इसकी वजह से क्या होगा? यूरिन फ्लो इंक्रीज होगा ना। क्या ग्लूकोज एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा? नहीं होगा। यूरिन फ्लो डिक्रीज नहीं होगा, इलेक्ट्रो। सो द करेक्ट आंसर इज ए ओनली। माय मिस्टेक, डायूरेसिस इज डाइल्यूट यूरिन, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। कॉन्सेंट्रेट, हम कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए एडीएच डालना होता है। क्लियर? नेक्स्ट, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट किस किस के बीच में होता है? देखो इसको ध्यान से समझो। ये हमारे पास आपकी ह्यूमरस है, ठीक है ना? दिस इज योर ह्यूमरस, एंड ह्यूमरस के ऊपर यहाँ पे एक्रोमियन, एक्रोमियन से आपकी क्लैविकल, और ये आपकी स्कैपुला, और ह्यूमरस से आपका थंब की साइड रेडियस, और ये अल्ना। तो यहाँ पे आपका एल्बो जॉइंट जो होता है, ये कैसा मूवमेंट कराता है? बाई डायरेक्शनल। आप खुद अपनी एल्बो को मूव करा के, आगे पीछे ऐसे तो मूव करे ना, ऐसे साइड में आपको पूरा हैंड रोटेट करना है। आपकी सिर्फ ये बोन नहीं हो रही है ना रोटेट। तो दिस जॉइंट इज नोन एज हिंज जॉइंट, जो कि आपकी एल्बो और नी, इन दोनों के अंदर आपका हिंज जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स रिगार्डिंग द कलेक्टिंग डक्ट? कलेक्टिंग डक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, हमको यहाँ पे ये पिक करना है। अब आप ध्यान से देखो, कलेक्टिंग डक्ट एक स्ट्रेट ट्यूब है। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है आपको पता ही है, ये आपकी नेफ्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ग्लोमेरुलस है, इधर से आपकी एफरेंट आ रही है, इधर से आपकी इफ्रेंट जा रही है, ये आपका बॉमेन कैप्सूल, देन दिस इज योर पीसीटी, फिर आपका लूप ऑफ हेनले, एंड देन आपका डीसीटी, और फिर आपकी ये कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे ही होता है ना। ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज योर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज योर पीसीटी, दिस इज योर डीसीटी। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो आपका ये डिस्टल डिसेंडिंग वाला पार्ट है, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, और असेंडिंग ऊपर जाने वाला आयंस के लिए परमिएबल होता है। ठीक है, और डीसीटी क्या कराता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये एक स्ट्रेट ट्यूब है, कॉर्टेक्स से मेड्यूला के अंदर एक्सटेंड होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन वाटर को ये रीअब्जॉर्ब कर सकती है, ताकि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड कर सकती है। बहुत कुछ कभी कभी किस केस में, बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ से यूरिया को भी एक्सक्रीट करा देती है, सिक्रीट करा देती है बाहर। तो ये भी है, ये पीएच मेंटेन करने में भी हेल्प करती है, आयनिक बैलेंस भी बनाने में हेल्प करती है। तो सारे सही लग रहा है मेरे को, तो फॉल्स तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। बताओ, समझ आया यहाँ तक सबको?
तो ये हमारा क्वेश्चन डन. लेट्स चेक द आंसर. या द करेक्ट आंसर इज डी ओनली. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आर्टिफिशियल किडनी कब लगाया जाता है? जब किसी के अंदर किडनी फेलियर का केस हो जाता है. आपका किडनी सफिशिएंट नहीं है आपके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए. तो उस केस में डॉक्टर्स आर्टिफिशियल किडनी, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट हीमोडायलिसिस, भी कराते हैं. डायलिसिस. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम ब्लड से डायलाइसिंग फ्लूइड में? क्या हमें क्या है, आर्टिफिशियल किडनी का काम क्या है? यूरिया को रिमूव करना. तो ब्लड से डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर क्या रिमूव करेगा? ऑब्वियसली यूरिया रिमूव करेगा. ग्लूकोज, आरबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सब तो नहीं करने वाला है ना. तो करेक्ट आंसर इज यूरिया. आई थिंक इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा. करेक्ट इज डी. नेक्स्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है आयंस और वाटर का. आयन है HCO3, इसका भी रीअब्जॉर्प्शन करा सकता है. अब रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, पीएच को भी मेंटेन कर रहा है, और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कराएगा H पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव का. मेरे को तो सारे सही लग रहे हैं यहाँ पे. सो द करेक्ट आंसर इज सी ओनली. नेक्स्ट, विच इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गिर्डल? इसका डायग्राम मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था. दिस इज योर क्लैविकल. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्रोमियन से स्टार्ट हो रहा है. इधर हमारे पास एक ग्लिनॉइड कैविटी है, जिधर से आपका ह्यूमरस का हेड अटैच है. दिस इज ग्लिनॉइड कैविटी. और यहाँ पे आपकी स्कैपुला है, सेकंड और सेवंथ रिब्स के बीच में. अब देखते हैं ग्लिनॉइड कैविटी एग्जैक्टली इलियम नहीं, ये पेल्विक गिर्डल का पार्ट है. और स्टर्नम तो थोरेसिक रीजन में आता है. एसिटाबुलम भी पेल्विक गिर्डल का पार्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज ग्लिनॉइड कैविटी, जहां से ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट होता है, वो कैविटी होता है ये. करेक्ट इज ए ओनली. 53, द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्विंग एटीपीएज एक्टिविटी. अब जरा देख लेते हैं इस वाले पार्ट को अच्छे से. हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन दो टाइप के होते हैं. We have two types of contractile protein. एक आपका होता है एक्टिन and the another one is myosin. एक्टिन जो है आपका, एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट, मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट, जिसकी सिंगल यूनिट होती है मीरोमायोसिन. और ये आपका एक हेक्सा की फॉर्म में होता है. हेक्सा की फॉर्म में व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज इसके अंदर एक टेल पार्ट होता है और एक हेड रीजन होता है. टेल पार्ट को हम बोलते हैं LMM. LMM is what? Light meromyosin. Meromyosin is MM. और ये लाइट है. ये हेड वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेवी मीरोमायोसिन. इसी के ऊपर दो साइट प्रेजेंट होती हैं. एक साइट होती है जहां से आपका एक्टिन बाइंड करेगा, और एक साइट होती है जहां पे आपकी एटीपीएज की एक्टिविटी चलेगी. एटीपीएज इज द एंजाइम व्हिच विल डिग्रेड एटीपी. ये क्या करता है? एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक कर देता है. क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज मायोसिन. और एक्टिन के अंदर हमारे पास, एक्टिन एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, इसके साथ साथ दो और रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं, विच इज ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. क्लियर? चलो, करेक्ट आंसर इज ए. 54, अगेन जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वाला, वही यहाँ पे फिर से याद आएगा आपको. ये हमारे पास ए क्या है? जेड लाइन. इधर भी आपकी जेड लाइन है. दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं आपका सार्कोमियर. यहाँ पे डी, देखो इस डी वाले पार्ट में क्या आ रहा है आपका? ओवरलैपिंग पार्ट भी आ रहा है, और आपका सिर्फ और सिर्फ थिक भी आ रहा है. तो इट मीन्स ये एक एनाइसोट्रॉपिक बेंड हुआ. दिस इज ए बेंड. तो हम लिख सकते हैं डी इज व्हाट? ए बेंड. तो देख ले डी का होना चाहिए 1. तो डी का 1 किस में दिया? ए के ऑप्शन में दिया हुआ है. ए का थर्ड इन्होंने दिया हुआ है. ए क्या है? जेड लाइन है, ये रही जेड लाइन. ठीक है. बी इज फोर्थ, एच जोन है आपका ये, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है. सी सेकंड हो गया हमारा. सी क्या है? ये वाला पार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है. आई, आइसोट्रॉपिक बेंड. क्लियर? व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी. समझ आया सबको? करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. Movement is one of the significant feature of living being, both plants and animal. अब I think ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आया होगा. तो आप लोगों का ये कंफ्यूजन मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी. मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर
ऑफ लिविंग बीइंग। ये हमारी एनसीईआरटी ने लाइन लिख के दी हुई है, बट एनसीईआरटी ने इन्होंने लिखा है प्लांट्स और एनिमल्स का भी एक सिग्निफिकेंट फीचर है, बट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स के केस में ये वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स दिखाते हैं, इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट फीचर, वाइड रेंज दिखाते हैं। तो स्टेटमेंट ए अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इनकरेक्ट होना चाहिए, तो स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, यहीं पे दिया हुआ है। बी देख ले, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है ना, वही उसके अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेन अमीबा एक मूवमेंट का ही टाइप है। क्या एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली आप जब लोकोमोशन वाला चैप्टर देखेंगे उसकी फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन है ये जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है। तो स्टेटमेंट भी ट्रू है आपका, सो करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। What will happen if ligaments, लिगामेंट का काम क्या होता है, लिगामेंट्स का फंक्शन होता है बच्चों यहाँ पे, लिगामेंट्स ज्वाइन करते हैं आपके मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन से ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, और टेंडन बोन टू बोन ज्वाइन कराता है। तो अगर आपके लिगामेंट कट या ब्रोक हो गए तो क्या आपकी बोन्स कभी भी फिक्स रह पाएंगी एक जगह पे? नहीं रह पाएंगी ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी बोन्स विल बिकम अनफिक्स हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो एडीएच डेफिशिएंसी? एडीएच की डेफिशिएंसी हुआ, एडीएच क्या कर रहा था, डायूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा था। तो अगर एडीएच की अमाउंट कम हुआ तो यूरिन पास आउट होगा ऑब्वियसली डाइल्यूट, डाइल्यूट यूरिन मतलब मोर वाटर लॉस, बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा बॉडी से, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज पोलीयूरिया। बहुत सारे बच्चे इसको बी मार्क करके आए होंगे, आई एम 100% श्योर, बट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया इज द थर्स्ट, जब आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, आपको प्यास ज्यादा लगेगी। तो एडीएच की डेफिशिएंसी से आपकी यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट पास होगा और प्यास ज्यादा लगेगी, दोनों केस होंगे ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा हमारा डी, ए एंड बी दोनों हो सकती हैं कंडीशंस। करेक्ट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्लोमेरुलर, अब अगेन जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कराया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हमको इंक्रीज कराना है, देयरबाय ग्लोमेरुलर फिल्टर, मतलब वही प्रेशर इंक्रीज कराएंगे। तो कौन कराएगा, याद करो आपका कौन, जेजी एपरेटस, यही तो करा रहा था ये काम, जेजी एपरेटस, या फिर एडीएच करा रहा था, एंटी डायरेट, यही दोनों तो करा रहे थे, क्योंकि बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है। अब हमें उस वाटर लॉस को कम करना है। आपको ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग, ब्लड प्रेशर हमको बढ़ा देना है ताकि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा वाटर को रिब्सॉर्ब कर पाए। तो कौन कराएगा, एल्डोस्टेरॉन नहीं कराएगा, एएनएफ नहीं कराएगा, रेनिन एक एंजाइम है, मेन फंक्शन क्या था, एंजियोटेंसिन। जिसने वो सबसे स्टार्टिंग वाला समझ लिया होगा उसका डायरेक्ट इक्वेशन हो गया होगा। करेक्ट है सी। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे समझा देती हूँ जो मैंने आपको लास्टली भी समझाया है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपको होता है जैसे ही आपके ब्लड के अंदर प्रेशर या उसका फ्लूइड कम हो जाता है, उसकी वजह से वहां पे क्या होता है ना, आपका किडनी से क्या सिक्रीट होता है, रेनिन सिक्रीट होता है। अब ये रेनिन और लीवर से सिक्रीट होता है एंजियोटेंसिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में। रेनिन का काम है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना, फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। इसके लिए एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि आपके लंग से आता है। यही एंजियोटेंसिन 2 आपका एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करेगा, उसको बोलेगा एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करो, वो एल्डोस्टेरॉन निकालेगा। और सेम टाइम पे एंजियोटेंसिन 2 आपकी ब्लड वेसल्स पे जाएगा और उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा, नैरो बना देगा उनको, ताकि वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। और ये एल्डोस्टेरॉन आपकी कहाँ पे वर्क करेगा, आपकी डीसीटी पे वर्क करेगा, और वहां से बोलेगा भाई ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करो। ठीक है, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन और कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन दो केसेस कराए गए सेम टाइम पे। एंजियोटेंसिनोजन 2, एंजियोटेंसिन 2, टेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, which of the following statement are correct? रीनल वेन टेक ब्लड अवे फ्रॉम किडनी, किडनी से दूर लेके जाता है। लूप ऑफ हेनले का काम है वाटर कंजर्व करना। पोडोसाइट्स बोमिन कैप्सूल की इनर लेयर में होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेट नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन प्लाज्मा
माइनस ब्लड एंड प्रोटीन, माइनस प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। तो अब समझो, आपका किडनी से ब्लड को लेके जाने का काम, वेसल विच ओरिजिनेट फ्रॉम अ टिश्यू इज ऑलवेज अ वेन, और किडनी आ गया तो रीनल, तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा क्या है, ट्रू है। लूपो फैलने का काम है वाटर कंजर्व करना, ट्रू है। पोडोसाइट्स आपकी बोमेन कैप्सूल के अंदर ही होती है, ट्रू है, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है वहां पे। और अल्ट्रा फिल्ट्रेट का मतलब, फिल्ट्रेट कैसे बनता है, आपके ब्लड के अंदर से हमने क्या कर दिया, ब्लड के अंदर से, लाइक ब्लड के अंदर भी एग्जैक्टली अगर आप प्लाज्मा लेंगे तो प्लाज्मा के अंदर से हमने प्रोटीन और ब्लड सेल्स को, ब्लड सेल्स इज आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन प्लस ब्लड सेल्स इज इक्वल्स टू फिल्ट्रेट, ये इक्वेशन बनेगी। सो इस अकॉर्डिंग तो हमारे सारे सही हो रहे हैं, तो हमारे सारे सही हैं, तो करेक्ट इज डी। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है, या करेक्ट इज डी ओनली। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर, व्हाट इज सार्कोमिया। अब ये क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक मुझे बताने की नीड है आप लोगों को। सार्कोमिया, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइंस, उनके बीच के एक डिस्टेंस को सार्कोमियर, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर की एक फंक्शनल यूनिट है, मसल्स की फंक्शनल यूनिट है सार्कोमियर। सो द करेक्ट इज डी ओनली। आई होप आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग डाउट्स होंगे या कोई भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम वो क्लियर हुआ होगा। एंड इफ यू लाइक कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हैं, एंड अगर आपको डाउट रह गया है कोई भी, अगेन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम हमारा ये डाउट है। आई ट्राई कि हम लोग उन डाउट्स को आप लोगों को 101% एंटरटेन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो एंड खुश रहो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।